नमस्कार मित्रों, विवाह बंधन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके मायने क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। मायने का मतलब ये है, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो सरकार की मंशा, सरकार के उपादान और भविष्य में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उस पर भी क्या असर है, तो पूरी पूरी जो शपथ ग्रहण समारोह है वो अपने आप में एक कहानी बताता है। मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ पहले पॉइंट से। प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान में लगी थी तो उनका एक नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात कही। और पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह में सारे मंत्री जो शपथ लिए उसमें एक भी महिला नहीं थी। ये दर्शाता है कांग्रेस का कि महिलाओं का जो राजनीतिक दखलंदाजी है, संसद में कह लीजिए या उनकी भागीदारी कह लीजिए, उसके प्रति कितनी कितनी सजग और कितनी उदासीन है। तो महिला सशक्तिकरण का नारा जो कांग्रेस का था वो उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखा। दूसरी बात जो है, देखिए कांग्रेस अगर आज़ादी के बाद से चुनाव का हम देखें तो 1989 तक ही मान सकते हैं, 85 से 89 तक जो है ये जो काल था ये कांग्रेस का काल था। और इसमें जातियों के आधार पर अगर हम चुनाव देखें, देखिए भारत में जातियों का आधार शुरू से ही रहा, कोई आज की नई बात नहीं है। और कांग्रेस का जो आधार होता था वोट का, उसमें 3 जातियां प्रमुख थी। पहला ब्राह्मण, दूसरा मुसलमान और तीसरा दलित। इन्हीं तीनों के वोटों से इतने साल तक उसने राज किया। जब मंडल और कमंडल यानी 1990 में जब राजनीति आई मंडल की, उसके बाद से वो छिन्न भिन्न ताना हो गया। इसमें दलित जो है कहीं और चले गए और जो बाबरी मस्जिद का जो ताला और ढांचा टूटा, मुसलमान कहीं और चल गए और कांग्रेस वहाँ बैसाखी पर हो गई। धीरे धीरे उसमें अपनी शक्ति में जो है कमी आ गई। तो कर्नाटक का इस शपथ ग्रहण समारोह में अगर रेड्डी को छोड़ दिया, लोग कहते हैं रेड्डी को कि वो भी एक उस दक्षिण का सवर्ण जाति है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो कृषि लोग कहते हैं और ओबीसी में आते हैं। इस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो कोई भी ब्राह्मण प्रत्याशी न होना कांग्रेस की एक नई तरह की सोच को पैदा करती है। ये इसकी प्रमुखता रही है। जितने भी मंत्री उस दिन शपथ ग्रहण लिए थे उसमें एक भी ब्राह्मण मंत्री को नहीं लिया गया था। अब आप ये अल्पसंख्यकों की जहां तक बात है, उसमें एक क्रिश्चियन को लिया गया और एक जमीर मुसलमान को कैबिनेट में लिया गया। अब आप ये देखिए कि अल्पसंख्यक को लेना बुरा नहीं है, लेकिन जिन शख्स को लिया गया इनसे भी बहुत सीनियर थे वहाँ पे, मुस्लिम नेता कांग्रेस के भी थे, इनसे बुजुर्ग भी थे, लेकिन उनको तरजीह न करके इनको तरजीह दिया गया। ये बताता है ये सज्जन बीजेपी और मोदी के कट्टर विरोधी हैं और किस हद तक अपनी जुबान इनकी फिसल जाती है ये कर्नाटक के लोग जानते हैं। तो एक नया चलन है कांग्रेस में, उसकी कुछ ज्यादा होगी जो मोदी का घुर विरोधी होगा, मोदी को अपमानित कर सकता है और बीजेपी को जितना हो सकता है उतना गाली दे गांधी परिवार के लिए, वो उतना ही प्रिय होगा। और एक एग्जाम्पल इसका कन्हैया कुमार भी, वरना कन्हैया कुमार में ऐसी कौन सी खासियत थी कि उनको कम्युनिस्ट से और उनको कांग्रेस में लिया गया और इतनी तरजीह दी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने मुसलमान का ही बात कर लिया, ब्राह्मण का बात कर दिया और दलित की बात नहीं कर रहे हैं। मित्रों, दलित जो है 3
आदिवासी कह लीजिए या उनको दलित कह लीजिए, मंत्रियों का शपथ हुआ। उसमें जो खड़गे के पुत्र थे, प्रियंक खड़गे, ये देखिए, ये इनकी जो राजनीति है 2013 से शुरू, 2013 में पहली बार ये विधायक हुए हैं। और इनसे और भी कई सीनियर दलित जो है वो विधायक मौजूद हैं इस बार के चुनाव परिणाम आने के बाद जो है, लेकिन उनको तरजीह ना देकर खड़गे के पुत्र को तरजीह दिया गया। तो कांग्रेस अपने उस योजना पर भी मुहर लगाती है जिसमें परिवारवाद को बढ़ावा देता है। यानी कि आप परिवारवाद की चाहे आप जितना भी मुखालफत कर लें, ये परिवारवाद जो है कांग्रेस में ख़त्म नहीं होने वाली है, वो और बढ़ती ही जाएगी। ये खड़गे के बेटे को मंत्रालय देना, जबकि उनसे वरिष्ठ लोगों का होना और उनको न देना दर्शाता है। अब आप ये जो जिन लोगों को बुलाया गया मंच पे, जरा उनको देखिए। कांग्रेस के जितने भी उनके मुख्यमंत्री थे, प्रायः उनको बुलाया गया। और बुलाने में ममता बनर्जी थी वेस्ट बंगाल से, अखिलेश यादव थे उत्तर प्रदेश से, लेकिन ये लोग किसी कारण नहीं गए। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के साथ होते हुए भी कांग्रेस के साथ ये लोग नहीं है। जो एक लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद इनकी क्या स्थिति होगी ये स्पष्ट नहीं है। केजरीवाल को निमंत्रण नहीं दिया गया, केसीआर को निमंत्रण ही नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि पी विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं बुलाया गया। और दो और मुख्यमंत्री, एक उड़ीसा के नवीन पटनायक और जनार्दन रेड्डी। तो मैं केरल के मुख्यमंत्री को बुलाना न बुलाना इससे कोई खास 2024 के चुनाव परिणाम के बाद जो स्थितियां बनी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने उड़ीसा में नवीन पटनायक को न बुला करके और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी को न बुला करके, ये मेरे ख्याल से ये गलती की है। इनको बुलाना चाहिए, वो आते या ना आते उनकी मर्जी। न बुला करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस दे दिया है कि अगर 2024 के चुनाव में कुछ सीटें कम होती हैं तो ये दोनों प्रदेश में कुल 46 लोकसभा सीटें आती हैं और इस 46 लोकसभा सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को ये जा सकता है। तो यहाँ दूरदृष्टि कांग्रेस की नहीं रही है कि किसको बुलाया जाए किसको न बुलाया जाए। और ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सीटें जिस ढंग से चुनाव प्रचार हो रहे हैं, कुछ ढंग से कांग्रेस को एक सिरे से सारे लोगों को लेकर के अगर सामूहिक क्षमता देता तो मोदी से लड़ने में उनको और आसानी होती। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दो स्टेट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये मोदी सरकार को स्थिर रखने में बहुत मदद करेगी। तो मित्रों, ये वीडियो मैंने इसलिए आपके सामने रखा हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन आया कौन नहीं आया, सिर्फ इसका आकलन इस आधार पर नहीं किया गया, बल्कि इस आधार पर ये किया गया 2024 के जो परिणाम होगा, और परिणाम में अगर सरकार को स्थिर और अस्थिर करने में इन सारे लोगों की अपनी अपनी अहम भूमिका होगी। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब